अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 अक्टूबर को शुरू होने वाला इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अब एक जंग की सूरत में तब्दील हो गया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक बयान बाहर आया है जिसमें उसने कहा कि ये जंग शुरू हमास ने की है लेकिन इसको ख़त्म हम करेंगे। और इसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया जिसमें 6000 से जायद रॉकेट्स फायर किए गए। इसमें फ़लस्तीनियों के 3500 से जायद लोग शहीद हो गए और वहीं जख्मियों की बात की जाए तो वो तादाद 12000 से तजावुज़ कर चुकी है। और उसके साथ साथ पूरे गाजा स्ट्रिप पर एक ब्लॉकेट लगा दिया गया जिसका मतलब ये है कि खाना नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, फ्यूल नहीं और यहाँ तक के मेडिकल सप्लाईज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इन ब्लॉकेट्स की वजह से गाजा में रहने वाले डॉक्टर्स का ये कहना है कि हॉस्पिटल भर चुके हैं जख्मियों और शहीदों से, और अगर हमें बेसिक सप्लाईज और फ्यूल मुहैया ना किया गया तो हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं। गाजा में मौजूद अल नसीर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे यहाँ 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं और वहीं 60 पेशेंट ऐसे हैं जो डायलिसिस के मरीज हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मुहैया ना की गई तो इनके बचने के चांसेस 0% है। और उसके साथ साथ गाजा में मौजूद वाहिद एक ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल जिसमें कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है, उनके डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हमारे पास फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी को मुहैया ना किया गया तो हमारे यहाँ मौजूद 9000 कैंसर के पेशेंट्स की जान दाव पर लग सकती है। ये जुल्म सिर्फ ब्लॉकेट्स तक ही महदूद नहीं है बल्कि हॉस्पिटल्स पर अटैक भी किया गया है। गाजा में मौजूद एक हॉस्पिटल पर अटैक किया गया जिसमें 500 से जायद लोग शहीद हो गए। जब इस हॉस्पिटल पर अटैक किया गया तो पूरी आलमी दुनिया में एक खौफ की लहर दौड़ गई और यहाँ तक कि कई सारे मुमालिक और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इसराइल का साथ दे रहे थे अब वो भी उसके खिलाफ हो गए थे। और इसी वजह से हमें न्यूयॉर्क, पोलैंड और स्पेन में फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट देखने को मिले और इसराइल के खिलाफ कई रैलीज निकाली गई। और दोस्तों, इन रैलीज की सबसे अहम वजह ये है कि मारे जाने वाले लोगों में 60% औरतें और बच्चे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 15 मिनट में एक बच्चे को शहीद किया जा रहा है। और इस पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी आवाज उठाई। उनका कहना था कि गाजा में मौजूद फ़लस्तीनी जख्मियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड्स को अलाउ किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कई सैकड़ों ट्रक्स इजिप्ट के रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर फंसे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल की इजाज़त ना होने की वजह से। क्या दोस्तों ये खुली दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये खुला जेनोसाइड नहीं है फ़लस्तीनियों के खिलाफ? पूरे फ़लस्तीन को इस वक्त जहन्नुम बना कर रख दिया है। क्या फ़लस्तीन ये जंग जीत पाएगा? क्या फ़लस्तीन में हमें फिर से एक इंसानी ज़िंदगी देखने को मिलेगी? और कहाँ है इस्लामिक और अरब कंट्रीज़? क्या वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं? आइए इन सभी चीज़ों को मज़ीद गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इसराइल के इस नक्शे को देखिए। इसकी टोटल लैंड एरिया 21,640 स्क्वायर किलोमीटर है और इसराइल की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 9.3 मिलियन पीपल्स रहते हैं यहाँ पर, यानी कि 93 लाख, जिनमें से 73% ज्यूज हैं। तकरीबन राउंड अबाउट 6.5 मिलियन, यानी कि 60 से 65 लाख लोग। और इसकी दूसरी तरफ अगर हम अरब कंट्रीज के लैंड एरिया को देखें तो वो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और अरब कंट्रीज की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो 464.68 मिलियन लोग हैं। और इन चीजों को आसान और सीधे लफ्जों में बयान किया जाए तो अगर 70 इसराइल बनाए जाएं तो फिर वो अरब कंट्रीज के मुकाबले में बराबर होते हैं। और अगर ग्राफ को थोड़ा सा इससे ऊपर ले जाया जाए और पूरी आलम इस्लाम की बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1.8 बिलियन है। तो ऐसे में आप लोगों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इस इसराइल पर हमला कर दें और फलस्तीनियों को उसके होने वाले जुल्म से बचा लें। तो दोस्तों, ये है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में जो कुछ जितना सीधा दिखाई देता है वो उतना सीधा होता नहीं। अब देखने में तो हमें ये इसराइल 21,640 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगता है और वहीं पॉपुलेशन की भी बात की जाए तो वो भी 9.3 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन दिखाई देती है। लेकिन इसके पीछे खड़ा है अमेरिका और उसके साथ साथ यूके भी इसराइल को मदद फराहम कर रहा है। और इस चीज को उन्होंने साबित भी किया है अपनी नेवल आर्मी को मेडिटेरेनियन सी में भेजकर कि अगर कोई भी
अरब कंट्री इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम वहां पर फौरन मदद के लिए तैयार हों और इजराइल का डिफेंस कर सके। अब यहाँ पर फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों यूएसए और यूके इजराइल ही की मदद करना चाहेगा, जबकि इजराइल और जूस तो इस मिडल ईस्ट में माइनॉरिटीज है और अरब मेजॉरिटीज में है। तो दोस्तों, आम और सीधे लफ्जों में बात की जाए तो वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर लोगों के साथ खड़े हैं और माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं। ज्यूज लोगों के इस मुल्क के दिफा के लिए हम खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी असलियत और इसके डेप्थ में जाकर हम देखें तो यहाँ पर कुछ और ही हमें देखने को मिलता है। बेसिकली यूएसए जियोपॉलिटिक्स और म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से ही इजराइल को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका इजराइल को वो देता है जो उसे चाहिए और अमेरिका को इजराइल वो देता है जो उसे चाहिए। अमेरिका सालाना $3 बिलियन की एड फराहम करता है इजराइल को, और वहीं इजराइल अपना बेस्ट डिफेंस सिस्टम, जिसको हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं, वो शेयर करता है अमेरिका के साथ, और उसके साथ साथ सोवियत यूनियन और सीरिया को भी चेक इन में रखता है, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अगर दोस्तों ये अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली एड्स हमदर्दी के तौर पर होती तो 1956 और 1967 की जंग में इजराइल को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उस वक्त बहुत थोड़ी मदद फराहम की जाती थी अमेरिका की तरफ से। और जैसे ही इजराइल एक स्टेबल कंट्री हुआ तो उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से ये मदद 450% से ज्यादा बढ़ गई थी। और इन म्यूचुअल बेनिफिट्स में सबसे अहम है नेचुरल रिसोर्सेज और कॉलोनियलिज्म, यानी कि इस पूरे मिडल ईस्ट रीजन पर अपना कब्जा जमाना। अब दोस्तों, शुरू से ही हम देख लें कि कॉलोनियलिज्म का एक वतीरा और एक कायदा कुलिया रहा है कि अगर किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री पर अगर कॉलोनियलिज्म जमाना है तो वहाँ के गरीब और आम लोगों की मदद करनी होगी, वहाँ पर मौजूद माइनॉरिटीज की मदद करनी होगी ताकि हमदर्दी हासिल की जा सके। और ये भी हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट नेचुरल रिसोर्सेज से कितना ज्यादा भरा पड़ा है, तो लिहाजा इस पूरे रीजन पर अपना कब्जा जमाने के लिए कोई एक ना एक तो पपेट कंट्री चाहिए जो कि यहाँ पर अमेरिका का असर और रसूख बढ़ा सके। और इजराइल को सिर्फ अमेरिका की तरफ से इसीलिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका ने सिर्फ ये इस मिडल ईस्ट रीजन के साथ नहीं किया, बल्कि वो साउथ एशिया में भी कुछ इस तरह ही कर रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात की जाए तो उसको भी अब वेस्टर्न कंट्रीज से काफी सारी मदद फराहम की जा रही है और काफी सारी ट्रेड डील्स भी की जा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से इंडिया के साथ, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को पावरफुल बना रहे हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क तो इसको कुछ और ही समझ बैठा है, और वो ये जानता है कि अमेरिकन और गोरे शुरू से ही किसी न किसी रीजन पर कंट्रोल जमाने के लिए एक ना एक पपेट कंट्री का इस्तेमाल करते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अरब कंट्रीज अब तक चुप हैं और उन्होंने कोई हमला या कोई एक अटैक नहीं किया। और वहीं दूसरे मुस्लिम कंट्रीज की बात की जाए तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान का ये कहना था कि इजराइल को ये जेनोसाइड फलस्तीन पर अब बंद करना होगा। और वहीं ईरान से भी हमें स्टेटमेंट कुछ इसी से मिलती जुलती देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कहा कि इजराइल को ये जेनोसाइड अब बंद करना होगा, और अगर उन्होंने ये अपना जेनोसाइड और अपना ब्लॉकेट बंद ना किया और हम अपनी पर आ गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसी से मिलती जुलती मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी देखने को मिली। और उसके साथ साथ गाजा में मौजूद यूएन के एक शेल्टर के चीफ ग्रिफिथ्स का ये कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से फलस्तीनियों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और हमें इंसानियत खत्म होती दिखाई दे रही है। और उनका ये भी साथ साथ कहना था कि हमें आने वाले दिनों में इससे भी बुरा देखने को मिलेगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।